नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। इससे पहले मैंने जीवन कौशल का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया था। इसके बाद मैंने थ्योरी का जो जीवन कौशल के थ्योरी वाले पोर्शन थे उनको भी पढ़ा चुका हूं। उसके बाद हम ये 200 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें से मैंने पहला पार्ट, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जीवन कौशल के रिलेटेड, उनको मैंने आप लोगों के लिए करा दिया हूं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसमें भी लगभग उतने ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, अगर 10 नंबर में अच्छे मार्क्स 10 नंबर लाना चाहते हैं तो चलिए दोस्त, वीडियो को सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न कहता है कि छात्रों में वे शिक्षक लोकप्रिय होते हैं जो विकल्प आपके सामने है। आप उत्तर चुन लीजिएगा। आपको मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। अगर मैं विकल्प पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए विकल्प पर मैं ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करता हूं। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उनके हम विकल्प भी पढ़ते रहते हैं। तो चलिए दोस्त, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि छात्रों में वे शिक्षक लोकप्रिय होते हैं जो क्या होते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। क्योंकि जो छात्र लोकप्रिय होगा, बच्चे अपनी बात उनको कहते हैं, जो भी अपनी बातें पर्सनल होती है वो उनके साथ शेयर करते हैं, तो उनकी समस्याओं के समाधान में वह सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण क्या है कि गौरवान्वित किया गया है उनको, अध्यापक को? तो विकल्प आपके सामने है और विकल्प कह रहा है कि वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। अध्यापक, इसीलिए तो उनको गौरवान्वित किया जाता है। मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में उनको गौरवान्वित किया जाता है शिक्षक को। तो बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्न में से किसके द्वारा होता है? अध्यापक का योगदान निम्न में से किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्रति संवेदनशीलता के द्वारा होता है। विद्यार्थियों की अधिकतम उपलब्धि प्राप्त होती है अगर अध्यापक ये कार्य करे कि छात्रों की आवश्यकताएं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्रति संवेदनशील रहे हमेशा। अध्यापक के लिए बात कही गई है। सी वाला विकल्प जो है इसका इम्पोर्टेंट है। यानी देखिए, जो भी प्रश्न होगा उसका विकल्प अगर उस प्रश्न के अकॉर्डिंग सकारात्मक प्रदर्शन करता है तो वही विकल्प सबसे ज़्यादा आप लोग चुनिएगा। उसी के साथ सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न कह रहा है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में एक शिक्षक के उत्तरदायित्वों की पहचान करिए। आपके सामने 3 है और इसमें से एक शिक्षक की जो नेतृत्वकर्ता का उत्तरदायित्व होता है वो चीज़ें आपको इसमें से पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि चुनौतियों की पहचान करना, समय सारणी को अच्छी तरह से नियोजित करना और समस्या की पहचान व समाधान हेतु तथ्यों का प्रमाण व मूल्यांकन करना। ये एक शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि तीनों एक शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए। सी वाला विकल्प, चुनौतियों को भी पहचानना है, समय सारणी का भी नियोजन रखना है, उनके साथ बनाना है अपने को, और समस्या की पहचान व समाधान हेतु प्रमाण व मूल्यांकन भी इसका करना है एक अध्यापक को। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तीनों एक शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि छात्रों की उनकी योग्यताओं और शक्ति का ज्ञान कराना ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सकें। उक्त उत्तरदायित्व शिक्षक की किस भूमिका को दर्शाता है? ये चीज़ें आपको बताती है किस भूमिका को दर्शाता है शिक्षक की। तो यह किस भूमिका को दर्शाता है? तो मार्गदर्शन का कार्य करता है। मार्गदर्शन के अंतर्गत इस बात को कहा जाता है। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है
कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। किसके लिए ये सब निकाला जाता है, ये चीज़ आपको बताना है विकल्प के आधार पर। तो देखिए ये जितने भी कला प्रदर्शनियाँ, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ, ये सभी विद्यालय पत्रिका निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है, तो यह शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए निकाली जाती है। तो ए वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर, अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वह क्यों इस चीज़ का प्रयोग कर रही है ये आपको बताना है। तो देखिए वह इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि इससे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने के लिए संवेदनशील होता है, यानी कि उनकी जो इंद्रियां होती हैं उनका प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है और इससे उनको सीखने में ज़्यादा सहायता और जल्दी सीख लेते हैं, इसीलिए प्रयोग करती है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। साथ अब आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करते हैं। वो किसके ओर संकेत करते हैं, उनकी जो गलतियां होती हैं उनका अध्ययन करना चाहिए एक शिक्षक को। तो देखिए आवश्यक है, उपचारात्मक युक्तियों के लिए यह चीज़ें आवश्यक हो जाती है, तो इसीलिए इसका भी डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके जो वाक्य कहा है उसमें क्या त्रुटि है, उसके हिसाब के आपको एक शिक्षक के रूप में कि आप क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो चीज़ आपको विकल्प के आधार पर बताना है। तो देखिए जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो आप अच्छा आपके दादाजी आए हैं ऐसे उस पर और प्रोत्साहन करना चाहिए। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है एक बालक के प्रति, तो क्या महत्वपूर्ण है वो आपको इसमें से बताना है। तो जो महत्वपूर्ण है वो है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, किस प्रकार से वे अपने अधिगम का अन्वेषण करें, प्रभावी करें, ये चीज़ें उनको बताना और सिखाना है एक शिक्षक के प्रति, अगर उनको सफल बनाना है या सक्षम बनाना है अपने अधिगम के प्रति। तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप उनके ज्ञान अर्जन में सहायता कर रहे हैं तो आपको किस पर फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा। देखिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सबकी भागीदारी उसमें होनी चाहिए। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि उसके अभिभावक को क्या परामर्श दे सकते हैं, वो आपको विकल्प के आधार पर बताना है। तो क्या परामर्श दे सकते हैं, पहला ऑप्शन वो अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कामिन खेल आदि काल पर रोक लगाया जाए, ये चीज़ें नहीं, किसी चीज़ पर रोक नहीं लगाना है। उसके बाद जो भली भांति शिक्षा नहीं पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल दें। देखिए ऐसा नहीं, परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल नहीं देना है। देखिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें ताकि उनके बच्चे में जो कमी है वो अध्यापकों को बता सकें, फिर अध्यापक उनका उपचार कर सकते हैं। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बारीकी इसमें अंतर है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि
शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्यों कर सकता है भैया? क्योंकि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कह कर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प, इसमें यही ऑप्शन ही बेस्ट है, बाकी 3 ऑप्शन नकारात्मक को संकेत करते हैं, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वह देखिए, शासन प्रणाली सुधारना, कमजोर वर्ग का कल्याण और प्राणी मात्र का कल्याण। ऐसा मात्र का नहीं प्रयोग कर सकते, इनमें से कोई नहीं, जो विकल्प है वह सही हो जाएगा। ठीक, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करना, अधिकतम से अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण करना होता है, क्योंकि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ध्यान से रखिएगा, कमजोर वर्ग का भी है कि आप कर सकते हैं कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत शासन प्रणाली सुधार सकते हैं और प्रमाण मात्र का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा चीज़ें नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य 2 विकल्प आ रहे हैं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं पर आप जा सकते हैं डी वाला विकल्प। अगर सही की बात होगी तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हालांकि इसमें हमने डी वाले विकल्प पर इसीलिए गया था। तो ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट में थोड़ी घुमाकर प्रश्न का है, 2 विकल्प दे गए हैं, दोनों विकल्प अगर उत्तर हो सकते हैं तो ठीक। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शांति की स्थापना हेतु किस मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो शांति की स्थापना हेतु किस मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, शांति अगर रखना है तो आपका संवैधानिक मूल्य महत्वपूर्ण रखता है। ठीक, संवैधानिक के नियम मूल्य काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, सभी लोगों को मानना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सबको पता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि कोई बालक अराजक कब बन सकता है। कोई बालक अराजक कब बन सकता है। तो कोई बालक अराजक तब बन सकता है जो स्वतंत्र अध्ययन के अभाव में होता है, तब वो बन सकता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि जिस शिक्षण संस्थानों में धर्म के प्रति कैसा भाव विकसित किया जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया। शिक्षण संस्थानों में धर्म के प्रति कैसा भाव विकसित किया जाना चाहिए। धर्म के प्रति कैसा भाव विकसित करना चाहिए, विकल्प के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप शिक्षण संस्थानों में बात करें तो धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव का सम्मान रखना चाहिए। डी वाला विकल्प जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सभी विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण डी वाला विकल्प है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय एवं सामाजिक होता है। सक्रिय एवं सामाजिक होता है, अपने आप में क्या होता है? सक्रिय एवं सामाजिक होता है। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, विकल्प के आधार पर आपको बताना है। तो चलिए विकल्प को देख लेते हैं। देखिए, ए वाला विकल्प घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, खास तौर पर उनके लिए बनाए गए हैं विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और डी वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? तो देखिए, सी वाला विकल्प पर देखिए कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के साथ की प्रावधान के साथ की उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की
पूर्ति हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट विकल्प है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात किया जा रहा है। तो देखिए ये विकल्प साफ नहीं दिख रहा है, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 21A में ये बात कही गई है, तो ध्यान से रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो देखिए जॉन डीवी की अगर हम बात करें तो वह किस पर की शिक्षा की बात करते हैं? तो वह प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यूपी टेट में तो कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील विद्यालय, प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करता है? तो जॉन डीवी करता है। ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। लैब विद्यालय के लिए उदाहरण प्रगतिशील शिक्षा को रखा गया है या विद्यालय को रखा गया है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में आगे आपको बताना है कि क्या होता है या क्या होना चाहिए। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार या 9 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। आयु के अनुसार क्या है? अधिक समझाती हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, सी वाला विकल्प यानी आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हम जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। 200 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का दूसरा पार्ट है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट कल की वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।